Hello students, today we are going to study about respiration. लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वर्क करते हैं, कहाँ पे वो एक्ट होते हैं और उसमें से क्या क्या रिलीज होता है, जैसे कि प्रोटीन रिलीज होता है, फैट मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब वो जो न्यूट्रिशंस रिलीज हुए हैं, जो हम फूड इंटेक करते हैं, उसमें से वो न्यूट्रिशन कहां पे और किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, वो हम आज के लेक्चर में मतलब कि रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों याद रहे कि रेस्पिरेशन भी न्यूट्रिशन की जैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चालू रहता है अगर हम लिविंग पोजीशन में, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन प्रोसेस वर्क करती रहती है, भले ही वो जैसे कि जाग रहा है या सो रहा है, फिर भी उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो जनरली सबके दिमाग में यही रहता है कि रेस्पिरेशन का मतलब तो सर यही होता है कि ब्रीदिंग करना। तो आप यहाँ पे गलत हो। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता, मतलब ब्रीदिंग करना, ओनली ब्रीदिंग करना नहीं होता। ब्रीदिंग करने से जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, वो लंग्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है ब्लड को। अब ये जो ब्लड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं ना कहीं हमारे हर एक ऑर्गन्स में पास होता है। अब ये हर एक ऑर्गन्स में जितने जितने सेल्स प्रेजेंट है, वो हर एक सेल को ये ब्लड मिलता है और ये जो ब्लड है उनके जो न्यूट्रिशंस है, मतलब कि चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विलिक्स में से एब्जॉर्ब किए हुए प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सारी चीजें कलेक्ट करके वो बॉडी के हर एक जो सेल्स है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये जो ब्लड है, वो ब्लड ये न्यूट्रिशन को वो सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आपने चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि हमारा जो सेल होता है, वो सेल का जो सेल न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड टाइप मटेरियल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये जो न्यूट्रिशंस है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन गैस, ये उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब ये सारे न्यूट्रिशंस, मतलब कि ऑक्सीजन गैस है हमारे पास जो हम ब्रीदिंग में ले रहे हैं, फूड में से सारे मिले हुए न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स है, मतलब से सारे ग्लूकोज वाले एलिमेंट्स, स्टार्च भी उसमें प्रेजेंट होगा, ये सारे के सारे ट्रांसफर होते हैं हमारे सेल के साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में किस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है। हम ऐसा बोलते हैं कि खाना खाने से या फिर सांस लेने से एनर्जी मिलती है, बट वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी जो वेस्टेज होगी वो वेस्टेज का क्या होता है, ये सारी चीजें हमें रेस्पिरेशन में पढ़नी है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ब्रीदिंग के साथ साथ फूड इंटेक की, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बताया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस आज हमें समझनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? सो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। मतलब कि हमने फूड इंटेक जो किया है उसमें उसको ऑक्सीडाइज करने की पहली प्रोसेस होती है। पहले क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होना, मतलब कि वो जो फूड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगा, मतलब कि फूड मतलब पूरा फूड नहीं, उसमें से जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज होना। इट्स गेट ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी। उनका यूज करके वो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, ये प्रोसेस को बताई जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। So respiration process is a process
in which the food taken in the nutrition process gets oxidized and it performs various activities to form the एनर्जी फॉर्म करने के लिए कुछ एक्टिविटी होती है। अब ये कौन से टाइप की एक्टिविटी होती है, किस तरह की एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हमें अभी समझनी है। तो देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड से जो ऑक्सीजन एक्वायर्ड किया जाता है, एक्वायर्ड मतलब कि इनटेक किया जाता है, ब्रीदिंग में लिया जाता है वो, and it is used to break down the food materials to provide energy। ये जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स मतलब कि फूड के न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये उनको ब्रेक डाउन करते हैं। कौन? ऑक्सीजन जो हम इनटेक कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच exchange of gases takes place between the body and the outside of the environment। मतलब कि बॉडी के कुछ पार्ट्स में जो गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होना मतलब कि एक इन होता है, दूसरा आउट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। तो ये जो एक्सचेंज की प्रोसेस है उसको भी रेस्पिरेशन प्रोसेस बताई जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हम किसको बोल पाएंगे कि जहां से बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी सप्लाई होती है, बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी सप्लाई होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, उसका एक बेसिक इक्वेशन अगर हम समझे तो वो इक्वेशन हम इस तरह से लिख पाएंगे कि फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि हमने जो फूड इंटेक किया है वो, उसके बाद ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग में लिया है वो दोनों रिएक्शन करके मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन होके दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बॉडी से आउटसाइड थ्रो करते हैं, एंड एनर्जी which we will use to perform various types of activities। जैसे कि हमारी बात करें ह्यूमंस की तो हम कुछ लिखने के लिए या फिर कुछ वर्क करने के लिए, रनिंग के लिए या फिर कुछ भी टाइप की साइकिलिंग के लिए कुछ भी टाइप का हमें वर्क करना है, अगर वॉकिंग भी करना है, अगर ऐसे ही हाथ भी हिलाना है तो भी हमें एनर्जी चाहिए होगी। और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? तो वो मिलती है हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें से, और हम जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग में इन करते हैं उससे। उन दोनों के बीच में प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस के थ्रू कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ट्रांसफर होता है ब्लड के थ्रू बॉडी से बॉडी के आउटसाइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए उनको यूज करता है। तो एनर्जी प्रिपरेशन मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोसेस को बोली जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट। तो अभी आपको रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम समझते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके टाइप्स कितने हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस आर देयर। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसे कि आप नाम को समझो कि एरोबिक का मतलब क्या होता है। एरोबिक का मतलब ये होता है कि एयर के प्रेजेंस, अब एयर में अगर हम मेन कंटेंट की बात करें जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो रिक्वायर्ड होता है वो मेन कंटेंट होता है ऑक्सीजन गैस। तो अगर रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में, एयर इन द सेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस is done in the absence of oxygen, that is in the absence of air, then that type of respiration is known as
anaerobic respiration, right? So two types of respiration process are there, aerobic respiration and second is anaerobic respiration. अब anaerobic respiration की बात करें तो उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स मिलती है, बाई प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि उनकी ये प्रोसेस से जो प्रोडक्ट जनरेट होती है वो प्रोडक्ट के हिसाब से उनके और दो टाइप किए जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, और दो टाइप होते हैं, उनको बोला जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल जनरेट होता है एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो अभी हमें समझनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, if the respiration process is done in the presence of oxygen, that is in the presence of air, then this type of respiration is known as aerobic respiration। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब ये जो सारी प्रोसेस है मैंने बताया कि ये जो फूड है, फूड के कंटेंट है या फिर ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें जाती कहां पे है? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जाती है। वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है और ये एक्टिविटी से कुछ एनर्जी जनरेट होती है, और आपको पता है कि एनर्जी कहां पे जनरेट होती है? तो एनर्जी जनरेट होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, you have been studied that in 9th standard, remember mitochondria, there is a power house of the cell। so power house मतलब कि उसमें कुछ एनर्जी जनरेट होगी, और वो जो जनरेट हुई एनर्जी है वो एटीपी में जनरेट होती है। एटीपी का फुल फॉर्म आपने याद रखा हुआ था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी जनरेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई थी? साइटोप्लाज्म से। एंड कहां पे हुआ इसका? माइटोकॉन्ड्रिया पे, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई है। उसके अलावा भी कुछ जनरेट हुआ है जो कि हम इक्वेशन में देख रहे हैं। जैसे कि हमें तीन प्रोसेस हमें पढ़नी है, एरोबिक, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड। उसमें तीनों के तीनों इक्वेशन यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखना है तो हम यहां से लिख पाएंगे कि ग्लूकोज मतलब कि हम जो फूड ले रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में जाता है, वहां पे पायरुवेट मतलब कि ये 3 कार्बन वाला एक कंटेंट बनाता है जिसको बोला जाता है पायरुवेट, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं पायरुविक एसिड। ओके, सो पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनाता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, बट ये जो एनर्जी होती है बहुत ही स्मॉल कंटेंट में होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन वापस से ऐड होता है साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द पावर हाउस, सेल के पावर हाउस में कुछ एनर्जी फॉर्मेशन होती है, और वो एनर्जी फॉर्मेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होता है, वाटर जनरेट होता है एंड एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो एनर्जी होती है वो कुछ 38 एटीपी जितनी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, एक सेल की बात हो रही है, ये जो एनर्जी जनरेट हुई वो एक सेल में जनरेट हुई। वैसे करोड़ों सेल अपनी बॉडी में आए हुए होते हैं, वो हर एक में इतनी इतनी एनर्जी जनरेट होती रहती है जो कि कहीं ना कहीं यूज भी हो जाती है। ओके, सो ये जो एनर्जी, ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्म में, एंड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको बताया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ये टाइप के रेस्पिरेशन को बताया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक
होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये टाइप के रेस्पिरेशन की बॉडी में क्या जरूरत है? अगर यहां से एनर्जी मिल रही है तो ये टाइप के रेस्पिरेशन की बॉडी में क्या जरूरत है? इसका आंसर मैं इसको ये दो इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि ग्लूकोज फूड हम इनटेक कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में जा रहा है, पायरूवेट एनर्जी बना रहा है, बट अगर यीस्ट की प्रेजेंस में अगर इथेनॉल बन रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी यहां पे जनरेट हो रही है, बट ये जो एनर्जी होगी वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगी एज कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एरोबिक में 38 एटीपी एनर्जी जनरेट होती थी, उसके कंपैरिजन में एनारोबिक में 2 एटीपी ही एनर्जी जनरेट होती है। ओके, सो यहाँ पे अल्कोहल जनरेट हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल जनरेट हुआ है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन की लैकिंग में, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स में ये एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और लैक्टिक एसिड जनरेट होने की वजह से ये प्रोसेस को बताया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड यहाँ पे भी 2 एटीपी मतलब कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये तो दोनों फर्मेंटेशन रिएक्शन है। फर्मेंटेशन शायद आपने नाम सुना होगा, फर्मेंटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन इन द एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। और फर्मेंटेशन रिएक्शन आप अपने घर पे भी देखते होंगे, जहां पे कुछ चीजें जैसे कि इडली या डोसा ये अगर बनाना है तो आपकी मम्मी जब वो प्रिपरेशन करती होगी, तो सपोज कि कुछ दूसरे दिन बनाना है तो अगले दिन शाम को उनको एक जगह पे रख देते हैं, ठीक है, एक जगह पे, ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे उनको ऑक्सीजन ना मिल पाए, और उसके लिए वो ऊपर से उनको कवर भी कर देते हैं, मतलब कि ढक्कन ढक देते हैं। तो मतलब ढक्कन ढकने की वजह से कंटिन्यूअसली उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि अपने आप घर पे इसको बोलते हैं आथा आना, ठीक है। तो ये तरह की जो प्रोसेस है वो घर पे होती रहती है, बट अगर ये बॉडी में होती है तो ये फर्मेंटेशन रिएक्शन एज इट इज रहती है, बट ये रेस्पिरेशन रिएक्शन में उनको इंक्लूड किया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका, कि अगर इसमें बहुत ही कम एनर्जी जनरेट होती है तो इसकी जरूरत क्या है? तो जैसे कि हम सपोज कि ग्राउंड फ्लोर से आप 5th फ्लोर पे रहते हो, लिफ्ट पूरी बंद है, सभी के सभी जितनी एक लिफ्ट हो या 2 लिफ्ट हो आपके अपार्टमेंट में वो बंद है। तो होता यह है कि आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हो, मतलब कि कुछ आपको अगर एक्सरसाइज वाला वर्क करना है तो वो एक्सरसाइज वाले वर्क में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है, जो एनर्जी यूज होती है वो कुछ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कि उतने टाइम, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप पे आने के लिए आपको सपोज कि 5 या 10 मिनट लगे, तो 5-10 मिनट में अपनी बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ जनरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उतना ऑक्सीजन भी उसके पास नहीं होगा। तो वैसे टाइम पे ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है अपने साइटोप्लाज्म में, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होती है, ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है, बट उसके सामने कुछ एनर्जी जनरेट होगी जो अपने मसल सेल्स को प्रोवाइड की जाएगी।
तो ये मसल सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए जो रेस्पिरेशन रिएक्शन फॉर्म होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब एटीपी जो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको अलग से हम अपने नॉलेज के लिए समझते हैं। एटीपी का मतलब क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जनरेट कहां से होता है? तो डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसमें पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एनर्जी जनरेट करेंगे और वो जो एनर्जी होगी वो एटीपी में एनर्जी जनरेट होगी। तो ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है कि एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों कंबाइन हो रहे हैं और ये बना रहे हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इनको रिलीज करने मतलब एटीपी को अगर हमने यूज किया तो उसमें से 30.5 किलो जूल एनर्जी भी जनरेट होगी जो कि हमारी बॉडी यूज करती है। तो एटीपी में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज एटीपी, एक्सप्लेन इट, तो आप ये इक्वेशन के साथ पूरी थियरी समझा सकते हो। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हमने रेस्पिरेशन के बारे में समझा है। रेस्पिरेशन क्या है, किस तरह से रेस्पिरेशन हेल्पफुल होता है और उसके टाइप्स क्या है, ये टाइप्स की रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से एनर्जी जनरेट होती है, वो सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में समझी। ठीक है, ये वीडियो को आप पॉज करके ये नोट डाउन कर लो।